नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का अध्याय नंबर 5 जो है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। इसके अंदर हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कुछ संस्थाओं का पढ़ा था कि वो कब कब बनी थी संस्थाएं। तो और कुछ हमने पत्रिकाएं पढ़ी थी, जैसे कि सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका थी, वो थी उदयपुर की। राजस्थान टाइम्स थी अजमेर की, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक थी 1885 की। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, जहां पर अजमेर के गए थे हर गोपी किशन, और इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। राजस्थान सेवा संघ बनी थी 1919 में वर्धा में। और इसके अंदर जो मेन भूमिका निभाई थी वो निभाई थी विजय सिंह पथिक ने, हरि भाई किंकर ने और राम नारायण ने। असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान का जो थे जोधपुर के जमनालाल बजाज, उन्होंने अपनी राय बहादुर जो उपाधि है वो लौटा दी थी। मुक्ता प्रसाद थे बीकानेर के, जिन्होंने 1921 के अंदर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद 1920 में बनी थी। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में बनी थी, जिसके 4 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन दिल्ली में 1918 में, दूसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर में 1919 दिसंबर में, तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में मार्च 1920 में, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान के जमनालाल बजाज ने की थी। चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जयपुर के गणेश नारायण सोमानी ने। किस कारण इन्होंने की थी? क्योंकि पहले जिनको अध्यक्ष चुना जाना था, नरसिंह चिंतामणि केलकर, जो निर्वाचित हुए थे, वो नागपुर नहीं पहुंच पाए थे, तो फिर जयपुर के गणेश नारायण सोमानी ने सर्वसम्मति से सभापति चुना गया उन्हें। और हमने पढ़े थे 4 प्रजामंडल के बारे में, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो अब आज हम पढ़ेंगे कोटा में जन आंदोलन के बारे में। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कोटा में प्रजामंडल। कोटा में जन आंदोलन। तो कोटा में जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से ही आरंभ हो गया था। कब से शुरू हो गया था कोटा के अंदर? 1918 ईस्वी से ही आरंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया और उसमें गांधी टोपी पहनने जाने का उत्साह शुरू हो गया था। यहाँ पंडित नयनूराम शर्मा थे, कई जगह पर न्यून राम शर्मा भी आता है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए थे। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1934 में। फिर इनके साथ पंडित अभिन हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे। इन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की। अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए। ये एक एक बात जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले, जैसा हम देख रहे हैं। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नयनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, और इससे पंडित अभिन हरि का प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। किस पर आ गया? पंडित अभिन हरि पर। और हत्या किसकी कर दी थी? पंडित नयनूराम की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में इनके साथ मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि इनके साथ थे। तो कौन कौन थे इस आंदोलन के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन में, कोटा प्रजामंडल में? तो शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव और श्रीमती वेणी माधव। 1945 में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले, आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर ने कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा का झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद न आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया, कौन थे कोटा के दीवान? सर हरिलाल घोसलिया, और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह, को थे कौन? कोटा के महाराव भीम सिंह थे, ने पलाया था के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया, और बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया।
इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र सब आए। जब देश आजाद हुआ तो कोटा के महाराज भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण पूरे राजस्थान के उप प्रमुख बनाए गए। ठीक है, ये हमारा हुआ कोटा आंदोलन। अभी हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे अभी बूंदी आंदोलन। बूंदी के अंदर जो जन आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेकार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में, कहां पर, नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में और तेजी आ गई। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह, कौन थे बूंदी के महाराव? ईश्वरी सिंह थे। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। बूंदी के महाराव अभी अपनों को याद रखने हैं, कौन थे बूंदी के महाराव? ईश्वरी सिंह थे। उन्होंने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की, किसकी अध्यक्षता में? कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई है। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया, परंतु 1941 में वे बूंदी वापस आ गए तो उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को, किसे? ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह ने में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आजाद होने के बाद बूंदी भी वृहद राजस्थान में विलीन हो गया। किसमें? वृहद राजस्थान में विलीन हो गया था बूंदी। अब अगला जो हमारा है वो कौन सा होगा? जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा होगा? जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन। हमने अभी कौन कौन से पढ़ लिए? कोटा और बूंदी पढ़ लिए। तो जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुन लाल सेठी ने किया। किसने किया? जयपुर में श्री गणेश अर्जुन लाल सेठी ने किया है। उसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। 1931 में कर्पूर चंद पाठ ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसका कार्य समाज सुधार ही रहा प्रारंभ में। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी व दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह हर जन आंदोलन के, चाहे कोटा हो, बूंदी हो, जयपुर हो, किसी किसी भी जिले का हम जन आंदोलन पढ़ रहे हैं, वहां के अपनों को आदमियों को याद रखना है, मिक्स नहीं करने हैं। इसके विरोध में जयपुर शहर में एक दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब? 1940 में। इन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर के महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। जब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा, इस समय प्रजामंडल में दो वर्ग हो गए। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा, जिसका नेतृत्व हीरालाल शास्त्री कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। परंतु बाबा हरीश चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। दोनों में बातचीत के बाद समझौता हुआ, जिसे सर जेंटलमैन समझौता कहते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि इसके बीच में हुआ है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर के निर्माता भी कहा जाता है। इन दोनों में जो समझौता हुआ है उसमें कौन सी बात थी कि युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी, करना है तो वो जो लोग हैं वो खुद करेंगे। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी, शांतिपूर्वक, कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करेगा कोई। तीसरा है, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने में से नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करेगा। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त हो गई।
शास्त्री समझौते के बावजूद आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन कर दिया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। हमने बीकानेर प्रजामंडल के अंदर भी ऐसे पढ़ी थी। वहां पर 2 सभाएं बनी थी। कौन सी? द्विसदनीय व्यवस्थापिका 1947 बीकानेर एक्ट के अकॉर्डिंग राज्यसभा और धारा सभा। यहाँ पर भी बनाई गई है व्यवस्थापिका के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर राजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल में चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर, परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने एक घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक सदस्य ही लिखा लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ये हमने पढ़ा अभी जयपुर जन आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया है। किसने किया? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया, तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा घोषित की। तो अलवर में जन जागृति का जो जनक है वो किसे कहते हैं? पंडित हरिनारायण शर्मा को ही कहते हैं। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू हो गया। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलेनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया कि युद्ध कोष के लिए जो धन एकत्रित कर रहे थे उसका प्रजामंडल ने विरोध किया तो उसके लिए हरिनारायण शर्मा और मास्टर भोलेनाथ को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। आम जनता ने इनको गिरफ्तार किया, इस चीज का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? भवानी शंकर शर्मा ने, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 ईस्वी में भी चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस प्रजामंडल आंदोलन में सांप्रदायिक दंगे हुए? तो अलवर में हुए थे। इसके लिए अलवर के दीवान एन बी खरे को उत्तरदायी ठहराया गया और सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी के हत्यारे भी खरे की मिली भगत थी। अतः खरे को दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया। मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। ये हो गया हमारा अलवर प्रजामंडल। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? भरतपुर में जन जागृति, यानी कि भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। कौन कौन? जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर में तत्कालीन राजा कौन थे? महाराजा किशन सिंह। कब? 1900 से 1927 तक एक प्रगतिशील व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया ताकि शासन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। भरतपुर प्रजामंडल की भी स्थापना कहाँ की गई है? बाहर की गई है, रेवाड़ी के अंदर।
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। और अब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना बाहर कहाँ जाकर हुई है? रेवाड़ी में हुई है। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र बने। कौन बने? गोपीलाल यादव तो बने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता के अंदर। इस उत्तरदायी शासन इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जनप्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। कब? अक्टूबर 1942 में। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव कराए गए जिसमें 50 सदस्य थे और उनमें से 37 निर्वाचित थे। बाकी 13 कैसे होंगे? मनोनीत। प्रजा परिषद में इसमें से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र नाथ को उपनेता। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया। फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल व बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए। अलवर के मेवों व जाटों में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। अलवर में भी भरतपुर में भी 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। ये हमारा हो गया भरतपुर प्रजामंडल। अगला क्या है हमारा? धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 में आरंभ कर दिया था। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके पश्चात 1938 व 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 के बाद भी धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली पुलिस बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। अगला जो है वो हमारा है क्या? करौली में प्रजामंडल। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद्र माथुर थे, चिरंजीव लाल शर्मा और मान सिंह थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें करौली के में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय के सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने ये मांग अस्वीकार कर दी। कौन सी मांग? इसमें जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए। कुछ समय बाद करौली का भी मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। अभी हम पढ़ेंगे अन्य राज्यों में जो जन आंदोलन हुए हैं वो। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में हुआ। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़। झालावाड़ राज्य ऐसा राज्य था जहां के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिससे जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकराचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीखाबाई भील, प्रतापगढ़ में अमरीलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुलबाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने के अथक प्रयास किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बांसवाड़ा में भी भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का वृहद राजस्थान में विलय हो गया। प्रजामंडलों का मूल्यांकन क्या कहता है? मूल्यांकन राजस्थान में प्रजामंडलों या लोक परिषदों का जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की।
प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैर कानूनी बताया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। कब? 1921 के अंदर। और बनाया किसने था? महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था। ठीक है। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना होने दी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी अपनाया और आंदोलनों में भी भाग लिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं को भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ गया और राजतंत्र में निरंकुशता के दिन चले गए हैं। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजामंडल ने ही सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडल को ही जाता है। तो जो हमारा है प्रजामंडल, वो चैप्टर हुआ हमारा पूरा। ये अभ्यास प्रश्न है, वो देखते हैं एक बारी। 1818 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान में किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? पिछली क्लास में भी बताया था, इसी क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने बताए थे कि अजमेर के गोपीनाथ, किशन लाल और हरविलास, हर गोपी किशन थे 1818 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में हुई थी। अखिल भारतीय, अभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दो, किन 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 लोगों को हाथ था इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ने? तीसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? कब हुई है? 1920 में। ये लगने दिखने में 1420 लग रहा है, नहीं, 1920 में हुई है अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना। कई प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भोगीलाल, गौरीशंकर, शिवलाल और भिखाबाई, जस्ट अपनों अन्य राज्यों में प्रजामंडल पड़ा था, उसके अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल के अंदर कौन कौन से आदमी थे उनकी बात अपनों को बताई थी। सिर्फ डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही भी बताया था और प्रतापगढ़ भी बताया था। तो मैं वापस बोल देती हूँ, बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर के कौन हो गए? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर आचार्य। शिवलाल कोटड़िया, भिखाबाई भी। इतने सारे डूंगरपुर के। प्रतापगढ़ में है अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और सिरोही में है गोकुल भाई भट्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका तिलक उत्तरात्मक। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ये भी कल की क्लास के अंदर पढ़ा था और आज की क्लास में कल की क्लास का मोटा मोटा रिवाइज किया था, तब बताया था कि अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। तो ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ शुरू, और कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। लेकिन कल हम चैप्टर नंबर 6 नहीं करेंगे। कल मैं क्या करूंगी, एक पेज के ऊपर राजस्थान के जितने भी ये हैं प्रजामंडल और उनका सन, ये दोनों सन लिखेंगे और कल हम इन सन को फिक्स याद करेंगे, ताकि सन में मैचिंग आते हैं। अगर सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन देखें प्रजामंडलों में तो वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो कल हम प्रजामंडलों के सन याद करेंगे और परसों में चैप्टर नंबर 6 डालूंगी। तो इसी के साथ में आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।